हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशन। तो बच्चों, आज आपका 9th लेक्चर है ऑफ द चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और आज हम स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक दैट इज मॉलिक्यूलर मास। तो हमने एटम्स के बारे में जाना, हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में जाना और हमने आयंस के बारे में भी जान लिया है। अब हमें इन्हीं के जो कंपाउंड्स बनते हैं उनका मास कैलकुलेट कैसे होता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी मेथड है, वो आज हम सीखेंगे। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, इन केस आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, सो लेट मी टेल यू, वी हैव एन ऐप दैट द नेम इज एम्बाइब ऐप। आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आज एक बार एक्सप्लोर कीजिए इस ऐप को कि आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे अच्छी अच्छी, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको एक बिग बुक मिलेगी जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे जो शायद आपको बाहर कहीं नहीं मिलते। ऑल राइट, सो आज आपको ये काम करना है कि आज आपको एक बार ऐप चेक करके देखनी है एंड एवरीथिंग इज कॉस्ट फ्री, आपको कहीं कुछ पे नहीं करना है। सो लेट्स गो। ओके, ऑल्सो बच्चों, हम लोग जो भी इन्फो प्रोवाइड करते हैं वो सारा कुछ टेलीग्राम के थ्रू होता है कम्युनिकेशन। तो इनके साथ टेलीग्राम पे नहीं है तो हम बहुत कुछ मिस कर रहे होंगे बच्चों, है ना। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो पहले तो बच्चों चैप्टर में है क्या क्या वो देख लेते हैं और हम कहाँ पहुँच गए हैं। तो देखो, हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किया सबसे पहले, देन एटम के बारे में सारा कुछ पढ़ा, मॉलिक्यूल के बारे में जाना कि मॉलिक्यूल क्या होता है, देन वी केम टू आयंस, वो कर लिया हमने, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला हमने सीख लिया। अब हम इस चैप्टर के लास्ट सेगमेंट में हैं जिसमें हम पहले मॉलिक्यूलर मास सीखेंगे और उसके बाद हम मोल कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो आपको 11th में भी बहुत काम आएगा। ऑलराइट, और बच्चों आज हमें क्या क्या पढ़ना है? वी हैव टू स्टडी मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड्स, फॉर्मूला यूनिट मास एंड कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। ऑलराइट, बेसिकली वो एक एग्जाम्पल है तो हम फॉर्मूला यूनिट मास भी सीखेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, तो देखो बच्चों, अब हम अगर सब्सटेंस का मास लेते हैं किसी का, तो हमने जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं दैट वी टेक अ रेफरेंस, है ना। हम एक वेइंग मशीन लेंगे या फिर अगर हम तराजू टाइप की चीज़ से कर रहे हैं तो हमें रेफरेंस चाहिए होता है, इजंट इट। अब एटम का मास बहुत कम था, वी समहाउ कैलकुलेटेड, हमने बेसिकली पूरा वो पोर्शन पढ़ा कि एटमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि कार्बन के एटम का जो 1/12 हिस्सा है उसके मास को हम रेफरेंस मानते हैं और उस हिसाब से हमने सारे एटम्स का मास लिया हुआ है ना। तो अब हमारे पास एक लेग अप तो है कि हम एटम्स का मास जानते हैं, तो जो एटम्स से मिलकर कंपाउंड बना है उसके बारे में भी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना ये वैल्यू। अगर एटम्स हम जानते हैं, उनके मासेस हम जानते हैं, तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, है ना। तो देखो बच्चों, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, ये हम सीख चुके हैं, है ना। मॉलिक्यूल क्या होता है? जो भी सब्सटेंस है, आप व्हेन यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, हम उसका वाटर का फॉर्मूला तो H2O ही लिखते हैं ना, लेकिन जबकि उस ग्लास ऑफ वाटर में देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इजंट इट। तो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वो इतना स्टेबल होता है वो चीज़, चाहे वो एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो चाहे वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो, कि वो अकेले एग्जिस्ट कर सके, है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट जो अकेले एग्जिस्ट करेगी। अब एलिमेंट के केस में मैंने आपको समझाया था कि अगर क्लोरीन की मैं बात करूं तो ये इसका एटम है ना। अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो Cl2 है। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें क्लोरीन स्टेबल तरीके से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है। ओके, तो वैसे ही कंपाउंड्स के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसी की हम बात कर रहे हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट फॉर नोबल गैसेस दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। नोबल गैसेस के बारे में बच्चों जानते हैं कि वो रिएक्टिव ही नहीं है ना, वो स्टेबल है अपने आप में, दे डोंट नीड टू रिएक्ट। दैट इज वाई उनका जो मॉलिक्यूल है वो बेसिकली उनका एटम ही होता है खुद ही, क्योंकि वो अकेले खुद में स्टेबल होते हैं। ओके, नाउ हमने ये जान लिया है कि कार्बन के 1/12 हिस्से को हम अपना मानते हैं रेफरेंस, इजंट इट। कार्बन एटम को जब हम 12 हिस्सों में तोड़ देंगे, एक बार दोबारा देखेंगे इस चीज़ को, ये देखिए, दिस वाज द कार्बन एटम। इसको जब हम 12 पार्ट में तोड़ देते हैं तो जो एक पार्ट बचता है, मतलब एक किसी भी पार्ट को आप उठाएंगे तो वो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम है, उसको हम रेफरेंस मानते हैं। वो ही यहाँ पर बताया गया है, 1 AMU is exactly equal to the 1/12 the mass of atom of carbon 12, है ना। एटॉमिक मास को हमने U से डिफाइन किया मॉडर्न टर्म्स में, वी यूज U, पहले हम AMU यूज करते थे, नाउ द डिनोशन इज U। ओके, द रिलेटिव atomic masses of all elements are determined with respect to the mass of one atom of carbon 12, basically 1/12 of carbon 12, है ना। तो चलिए, ये हम बच्चों कवर कर चुके हैं। इनकेस आपने कोई भी सेशंस मिस किए हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल पे सब सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, यू कैन विजिट दैट पार्ट ऑफ द चैनल, आप देखिए। और अगर कोई सेशन मिस हुआ है तो मिस मत कीजिए, रेगुलरली देखिए सेशंस को, ताकि फ्लो बना रहे आपका और आपको सब कुछ रिलेटिवली समझ आता रहे। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास, देखो अब कोई भी कंपाउंड है, हम
H2O की बात कर रहे हैं अगर, तो हमें इस मॉलिक्यूल में पता है कि 2 हाइड्रोजन्स हैं और 1 ऑक्सीजन है। हमें हाइड्रोजन का मास पता है ना, 1 U बेसिकली, AMU नहीं। ऑक्सीजन का मास पता है 16U, है कि नहीं? तो क्या हम इस एक यूनिट का मास नहीं कैलकुलेट कर सकते? हम इजीली कर सकते हैं, है ना? कैसे करेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल के मास की बात कर रहे हैं हम, जिसमें कि 2 हाइड्रोजन आइटम्स हैं, तो उसके एटॉमिक मास को इंटू 2 कर दिया, है ना, प्लस द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन आइटम है मॉलिक्यूल में, तो 2 × 1 + 16 दैट गिव्स यू 18U। तो वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास आपके पास आ गया 18U। सिंपल है ना, कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये हमने बहुत इजीली पहला एग्जाम्पल कैलकुलेट कर लिया, है ना। अब आगे बात करते हैं। सो सिलेक्ट द मॉडल रिप्रेजेंटिंग द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किस में लेंगे हम, यू में या जी में? देखो जी तो ले ही नहीं सकते, एटम इतना बड़ा है नहीं, एटम इतना हैवी नहीं है कि हम उसको ग्राम्स में मेजर करें, हम यू में मेजर करते हैं, है ना। दैट इज अ वेरी 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 स्मॉल वैल्यू। ऑल राइट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब क्वेश्चन है, कनेक्ट द बबल्स टू मैच द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या है, लेट्स फर्स्ट चेक। देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, है कि नहीं? अब कार्बन का मास आप लोग जानते हैं, इट इज 12U एक एटम का। ऑक्सीजन का मास इज 16U। अब कैसे कैलकुलेट करें? देखो एक कार्बन है तो कार्बन का मास ले लिया हमने 12, प्लस 2 ऑक्सीजन आइटम्स हैं तो 2 × 16, है कि नहीं? इजी है, तो क्या लिखेंगे आप, 12 + 32 दैट गिव्स यू 44। इजी, तो हमारा आंसर 44U है। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, 28U, 32U एंड 44U। सो अब हम क्योंकि कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम अपने आंसर को चूज कर लेंगे, दैट इज 44U। लेट्स सबमिट आवर आंसर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर एज वेल। वेरी गुड। आई होप आप लोग साथ में कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा सा, ताकि आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की कैलकुलेशन इजीली कर पाओ। देखो कुछ एलिमेंट के मासेस हैं जो आपको टिप्स पे होने चाहिए, कार्बन, नाइट्रोजन, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स बेसिकली, कैल्शियम तक, ठीक है। इनके मासेस बच्चों आपको याद रखने हैं, मैं आपको वैसे एक सेशन में बताऊंगी भी इस बारे में। सो स्टार्टिंग विद हाइड्रोजन, हीलियम, ये कैल्शियम तक आपको मासेस याद होने चाहिए, अप टू 40U। ओके, 40U तक जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सबके मासेस याद कर लो, वो काफ़ी है, उससे ज़्यादा बाहर का आएगा नहीं तुम्हारे एग्जाम में। नाउ कमिंग टू बिगर मॉलिक्यूल्स, है ना। अब मॉलिक्यूलर मास बच्चों, या हम ना बेसिकली हमारे पास 2 तरीके के कंपाउंड्स होते हैं। एक ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आयंस प्रेजेंट हैं, हमने आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन देखा, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला समझा, तो एक तो कैटेगरी है आयनिक कंपाउंड्स की, दूसरी कैटेगरी है कोवलेंट कंपाउंड्स की। तो पहले हम उन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो कोवलेंट बेसिकली क्या होता है बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है। ओके, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट बिकॉज यू आर स्टडिंग अबाउट मॉलिक्यूलर मास तो थोड़ा सा इस बारे में जान लेते हैं, है ना। अब जैसे मान लो वी हैव अ क्लोरीन एटम, हम जानते हैं इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये दूसरे क्लोरीन एटम से बॉन्ड कर रहा है, जब क्लोरीन मॉलिक्यूल बन रहा है, तो कैसे बन रहा है, हाउ इज दिस हैपनिंग? दोनों क्लोरीन एटम्स को क्या चाहिए, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तुम्हें लगता है इनमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा? नहीं, दोनों को चाहिए कि एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए हमें, ताकि हम आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लें। तो देयर इज नोबडी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन एंड दे बोथ वांट इलेक्ट्रॉन्स। सेम गोज विद द केस ऑफ हाइड्रोजन एज वेल, है ना। हाइड्रोजन में भी दोनों आइटम्स में से कोई ऐसा नहीं होगा कि तू ले ले मैं शेयर कर लेता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बेसिकली कैसे होगा, तो देखो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास बच्चों एक ही शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो दूसरा हाइड्रोजन एटम आएगा, दैट व्हाट वी कैन डू इज हम दोनों अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं ताकि दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, है ना। तो इस तरीके से दोनों एटम्स बच्चों ओवरलैप कर लेंगे और दोनों के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये किस तरीके से बॉन्ड बना, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, एटम्स का ओवरलैप हुआ है ना, ओवरलैप हुए एटम्स तो ये बॉन्ड बना। अब क्या यहाँ पे कोई आयंस बने, क्या कोई इलेक्ट्रॉन का लेना या देना हुआ, कोई ट्रांसफर हुआ? नहीं। तो ऐसा बॉन्ड जहाँ पे आयंस नहीं होते, जहाँ पे बेसिकली शेयरिंग से बॉन्ड बने, उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं बच्चों, ठीक है। इट इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। तो जो कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं उनका हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ठीक है, जिनमें आयंस नहीं है। चलिए
अब चलते हैं ज़रा आगे। तो शेयरिंग है 10th में आपका पूरा आएगा पोर्शन, तब आप समझ जाएंगे। तो अब देखो, जो एक कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है, जैसे आपके सामने ये है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनके ऐसे मॉलिक्यूल्स अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इनमें आपस में अट्रैक्शन होता है, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी इंटरेक्शन होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ उसका इंटरेक्शन होगा, लेकिन ये वीक इंटरेक्शंस होते हैं। इसीलिए ये मोस्टली देखो, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैशियस फॉर्म में ही रहता है, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड एट रूम टेम्परेचर, बेसिकली नॉर्मल कंडीशंस। तो ये ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स हमारे रहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं ज़रा, ये मैं क्यों दिखा रही हूँ आपको भी समझ में आ जाएगा व्हेन वी कम टू आयनिक कंपाउंड्स। तो अब देखो बच्चों, अब ये हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, इट इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, है ना। सारे एटम्स के मास को हमें जोड़ना है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट ओनली, यू से ही इसको एक्सप्रेस करते हैं, यूनिफाइड मास से। जैसे कि अब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो हम जानते हैं इट इज़ 44 यू, है कि नहीं, ये तो हम कर चुके हैं। अब ये है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, इसका भी मैं आपको फॉर्मेशन ज़रा हल्का सा क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। आप ये जानते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि आप इतना तो आप समझ चुके हैं बच्चों की क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन या लूज क्यों किया जाता है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। अब तुम ये देखो, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4 है, या तो कार्बन आटम इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर ले, या फिर 4 गेन करके नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन 2-8 ऑब्टेन कर ले, है ना। बट ये दोनों केसेस कार्बन के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होगी इसमें, और दोनों के बाद जो स्पीशीज़ बनती है वो हाईली अनस्टेबल होती है। अगर आप कार्बेनाइन बनाने जाएं या आप कार्बोकेटाइन बनाने जाएं, दोनों स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं और बनानी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कार्बन के पास एक सिंपल चॉइस बचती है कि मैं आयन बनाऊंगा ही नहीं, मैं शेयरिंग से काम चलाऊंगा, ठीक है। तो कैसे होगा ये देखो, कार्बन है आपका, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, 1 2 3 4। आप ये जानते हो कि आखिरी के शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं का या तो गेन किए जाएंगे, या वही लूज किए जाएंगे, या वही शेयर किए जाएंगे। उससे अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका बॉन्डिंग में, रिएक्शन में कहीं कोई काम नहीं होता बच्चों, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का काम है। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2-6, है कि नहीं। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो क्या कहेगा कार्बन से कि भाई देख, तेरे को भी चाहिए और मुझे भी चाहिए, तो शेयरिंग करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। तो मैं एक बार दोबारा से लिख देती हूँ बिकॉज वो थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है। तो ये देखो, कार्बन इज़ 2-4, ऑक्सीजन इज़ 2-6, है ना। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास 6। तो एक ऑक्सीजन ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक है। एक ऑक्सीजन आया, उसने कहा कि मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो मैं तेरे को अपने 2 शेयर करवाऊंगा, तू मुझे अपने 2 शेयर करवा ले। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, है ना। अब कार्बन ने कहा कि ठीक है, मैं तेरे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हूँ, बट तब भी मेरा ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, है ना। तब भी 6 ही इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं मेरे पास, 2 ये और 2 ये, अभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा। तो दूसरा ऑक्सीजन आएगा, वो कहेगा कि ठीक है, आई विल हेल्प। तो इस तरीके से दूसरा ऑक्सीजन आके भी ये बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। अब कार्बन दोनों से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके फाइनली अपना ऑक्टेट पूरा कर पाएगा। तो यहाँ पे भी कोई आयंस नहीं है बच्चों, और दोनों साइड कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे 10th में पूरा डिटेल में, बट ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ये इस तरीके का बॉन्ड है कि इसमें आयंस नहीं होते, इसमें सिर्फ शेयरिंग होती है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो, अब वाटर का भी हमने कैलकुलेट कर लिया था, आई होप आई डोंट नीड टू रिपीट इट। वाटर में क्या है, वाटर भी बच्चों आपका कोवेलेंट मॉलिक्यूल ही है, ठीक है। ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, हाइड्रोजन सबसे गरीब एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन्स के मामले में, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा कि भाई मैं तो इतना ही दे सकता हूँ, तू भी शेयर कर ले। तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा, दूसरा हाइड्रोजन आएगा, उसका भी ड्यूप्लेट पूरा आफ्टर शेयरिंग, और ऑक्सीजन दोनों के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना भी ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो इस तरीके से ये भी शेयरिंग से ही बना है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स आ रहे हैं बच्चों, जिनका हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास पूछा है, तो पहली बात तो ऑक्सीजन लिखा है खाली, तो कभी भी एटम से कंफ्यूज नहीं करना। ये मॉलिक्यूलर मास बोल रहे हैं तो O2 की बात हो रही है ना। 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, सो क्या बोलेंगे हम, 2 ×
मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम दैट इज 16, तो 32U इसका मास जो है कैलकुलेट कर लेंगे हम। चलिए तो अपना आंसर चूज करते हैं, दैट इज 32U। 36 होता जब हम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल का मास 18U होता है, इजंट इट। चलिए अब आगे चलते हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हमें मिल गया है कि कोवलेंट कंपाउंड जो है उनका हम मॉलिक्यूलर मास लेते हैं। तो हम आयनिक कंपाउंड्स के मास को क्या बोलते हैं? जिनमें आयन्स हैं उन कंपाउंड्स के मास को क्या कहा जाएगा? वो उसको कहते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, अब फॉर्मूला यूनिट क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। बेसिकली बच्चों आयन्स जो होते हैं ना आपके, द आयन्स, आयनिक जो कंपाउंड है वो ऐसा नहीं होता कि बस ये इतना ही यूनिट एग्जिस्ट कर रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, ऐसा नहीं होता है। तो देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड विच represents the simplest ratio of cations and anions in an ionic compound। ये आपको अभी मैं सिंपलर भाषा में एक डायग्राम के साथ समझाऊंगी, बस आपको अभी स्टेटमेंट दिखा रही हूँ। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड विच represents the simplest ratio of cations and anions in an ionic compound। इजी, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसका हम फॉर्मूला या फॉर्मूला यूनिट हम इसको मानते हैं, है ना, इसको मानते हैं, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन आयन इन द रेशियो ऑफ 1:1, कि एक सोडियम आयन एक क्लोराइड आयन से बॉन्ड करके बैठा हुआ है ना, ये हम मानते हैं। बट दिस इज नॉट द रियल इमेज ऑफ NaCl। बेसिकली आयन्स ऐसे नहीं होते ना, अब आयन्स इस तरीके से आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और ये सब आपस में अट्रैक्टेड है। देखो अब सोडियम है, ये बीच में सोडियम है, इसके इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, पीछे भी क्लोरीन है, आगे भी क्लोरीन है, ये देखो चारों तरफ क्लोरीन है, तो ये सबसे बॉन्डेड है कि नहीं? तो इसमें हम क्या कहेंगे, इस पूरे यूनिट में मान लो 50 सोडियम आयन्स है एंड 50 ही क्लोराइड आयन्स होंगे फिर, ठीक है। इस पूरी यूनिट को जो हमने देखा, मान लो 50-50 ईच थे, तो क्या रेशो आया? एक सोडियम आयन के साथ एक क्लोराइड आयन आ गया। दिस इज 1:1 रेशो। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मूला यूनिट लेते हैं टू मेजर द मास। कोवलेंट में क्या था, मॉलिक्यूल्स अलग अलग थे, है ना, ऐसा नहीं था कि मॉलिक्यूल भी आपस में कनेक्टेड हैं। अगर कार्बन, इधर एक वाटर का मॉलिक्यूल है या कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है ये, तो दूसरा मॉलिक्यूल अलग है, देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन देम, है ना। बट यहाँ पे क्या है, देखो पूरा सारे आयन्स इकट्ठे लगे हुए हैं, इजंट इट। तो हम एक यूनिट को लेते हैं इसमें से, जिसको हम उसका मास कैलकुलेट करते हैं, तो इस एक यूनिट को हम फॉर्मूला यूनिट कहते हैं बच्चों, इसको हम फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स में सबके साथ यही केस होता है, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं ऑल ऑफ देम आर सिमिलर, ठीक है, इसी तरीके से एग्जिस्ट करेंगे। तो देखो अब, द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन्स मल्टीपल नंबर ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस फॉर्मिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इजी। फॉर्मूला यूनिट डज नॉट इंडिकेट द नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हम फॉर्मूला यूनिट से ये नहीं बता रहे कि कितने प्रेजेंट हैं यहाँ, हम बस ये बता रहे हैं कि सिंपलेस्ट रेशो में किस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे मैं MgCl2 ले लेती, तो MgCl2 में क्या होता, कहने का मतलब था कि इसमें रेशो 1:2 है, कि इसका जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेंगे तो जितने मैग्नीशियम आयन्स हैं उससे डबल क्लोराइड आयन्स हैं, ठीक है। तो वी टेक द सिंपलेस्ट यूनिट ओनली, इजी। तो बट रिप्रेजेंट्स द कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स इन द लोएस्ट रेशियो। तो बस फॉर्मूला यूनिट हमें समझ में आ गई है। अब चलते हैं फॉर्मूला यूनिट के बारे में, मतलब मास कैलकुलेट होगा कैसे। ओके, अब देखो इजी है। अब हमने जब यूनिट सिलेक्ट कर ली, हमें पता है ये हमारी यूनिट है, तो इस यूनिट में क्या क्या आ रहा है, एक सोडियम एक क्लोरीन, एक सोडियम आयन एक क्लोराइड आयन, तो मास तो हमें पता ही है ना बच्चों इन एटम्स के, बस कैलकुलेट कर देंगे। समझाने का सिर्फ इतना मोटिव था दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास, ये समझाने के लिए बस ये किया गया। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास इज अ टर्म रिलेटेड टू आयनिक कंपाउंड्स, सिलेक्ट इफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। देखो बच्चों, हमने अभी देखा कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स के साथ एसोसिएटेड है, फॉर्मूला यूनिट मास इज एसोसिएटेड विद आयनिक कंपाउंड्स ओनली। सो ये बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है और हम इसको सबमिट कर देंगे अपने आंसर को। ईजी है ना, नो डिफिकल्टीज। चलिए अब हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। ओके, तो सिलेक्ट द मॉडल दैट रिप्रेजेंट्स द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सा है, देखो जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है, दिस वन इज द बेसिकली द फॉर्मूला यूनिट ओनली। ये तो फॉर्मूला यूनिट है ना बच्चों, ये एक यूनिट है, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है वो, बट दिस इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जैसे वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है ना।
तो हमारा आंसर ये है कि ये हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा. सो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो आयनिक कंपाउंड्स के बारे में आज तुम्हें काफ़ी कुछ नया सुनने को मिल रहा है जो आपने अभी तक शायद नहीं पढ़ा है पहले. तो बस इतना ही डिफरेंस समझ लो कि कोवलेंट में मॉलिक्यूल जो है वो अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं. आयनिक में सारे आयंस इकट्ठे मतलब प्लेस्ड होते हैं. चलो अब कैलकुलेशन ऑफ फार्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड कर लेते हैं. चलिए देखते हैं क्या है ये. तो हमने ये तो जान ही लिया, सोडियम क्लोराइड इज नोन एज स्टेबल सॉल्ट. ये इसका स्ट्रक्चर है ना, ये साइड से दिखाया हुआ है. लेट्स फोकस ऑन दिस 3D मॉडल वंस. देखो ये इस तरीके से बेटा एग्जिस्ट कर रहा है. तो आप चारों तरफ से देख सकते हैं कि कहाँ क्लोरीन है कहाँ सोडियम है. देखो अब ये एक सोडियम जो है उसके चारों तरफ क्लोरीन, उसके नीचे भी क्लोरीन, और आगे एक्सटेंड होता क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो ऊपर भी क्लोरीन होता है कि नहीं. तो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है ये. सो दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स कंपैरेटिवली. देखो इसको ऐसे सामने से ऐसे एग्जिस्ट करेगा कि एक एक रेशियो 1:1 है, बट दिस इज नॉट हाउ दे आर अरेंज्ड. ओके, चलिए द फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl. द लोएस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस in the structure of NaCl is 1:1. Okay, very good, 1:1 है. चलिए बच्चों, the formula unit mass of a substance is known as the sum of atomic masses of all atoms in the formula unit of the compound. बस सिंपल है, जो फॉर्मूला यूनिट है उसके हिसाब से मास कैलकुलेट कर दो. तो नमक का जरा कैलकुलेट करके देखते हैं, है ना. लेट्स कैलकुलेट फॉर सॉल्ट. तो देखो भाई, सोडियम का मास कितना है. सोडियम का एक एटम का मास होता है 23U. क्लोरीन के एक एटम का मास है 35.5U. ओके, अब NaCl का हमें मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के मास को जोड़ देंगे भाई, है ना. NaCl में एक सोडियम है एक क्लोरीन है, तो इनके मास को जोड़ दो. जोड़ दिया, 23 + 35.5 वी ऑब्टेन 58.5. तो बस इतना फ़र्क है कि इसका भी मास कैलकुलेट करने का तरीका सेम है, बट विल कॉल इट द फॉर्मूला यूनिट मास इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास. ओके, चलिए अब आगे चलते हैं. इट वॉज वेरी ईजी, है ना. नाउ लेट्स गेट टू अ क्वेश्चन. द फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज, हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl है, तो हम फटाफट से इस आंसर को चूज कर देंगे. एंड लेट्स सबमिट दिस आंसर एंड दिस इज करेक्ट. चलिए, सो बहुत ईजी है सब कुछ, देयर इज नो डिफिकल्टी एज सच. आप देखते हैं, मैच द बबल्स टू कनेक्ट द एटॉमिक और फॉर्मूला यूनिट मासेस विद द कॉरेस्पॉन्डिंग एटम्स और आयनिक कंपाउंड्स. आपको मास मैच करना है. तो देखो क्या है बेसिकली, देखो सोडियम का मास हमें पता है 23U है ना. क्लोरीन का 35.5U है, और इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो NaCl बनता है. NaCl का मास 58.5U है ना. इजी, हमें कैलकुलेशन करना आ गया है कि एक मॉलिक्यूल का मास कैसे कैलकुलेट करना है. वेरी गुड. ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग बच्चों आज जो हमने पढ़ा. अब देखते हैं कि इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस. ये जो हम बात कर रहे हैं ना, कि मान लो मैंने 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया है, तो उसमें कितने आयंस हैं, ये कैलकुलेट करना आएगा हमारे मोल कॉन्सेप्ट में. ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव एज वेल, जो कि अब हम बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं. ऑलराइट, सो ध्यान रखेंगे कि सेशन सारे टाइम से देखने हैं. ऑल्सो इनकेस आपने अगर ऐप नहीं एक्सप्लोर करी है बच्चों, तो फटाफट से एक बार जाके आज ऐप चेक करेंगे. ऑलराइट, सो दिस वाज सुष्मिता शर्मा, योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट एट इम्बाइब, एंड कीप इम्बाइबिंग. Keep imbibing. We believe in you.